all of you are welcome in this college, and congratulations to all of you for coming to BCom. If the atmosphere was normal, then our introduction class would have been in a classroom in our college. But due to this epidemic, we have to take our introduction class in this way. This epidemic has not only changed the way of our living, but also it affects the method of our studying too. इस महामारी ने सिर्फ हमारे जीने के तरीके को नहीं बदला है, बल्कि हमारे पढ़ने के तरीक़ों को भी बदला है। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी इस समय नॉर्मल होगा, सिचुएशन वापस नॉर्मल होगा और हम लोग बहुत ही जल्द अपने कॉलेज में, अपने क्लासरूम में मिलेंगे। तब तक हम लोग को इसी तरीके से एडजस्ट करते हुए अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। मैं ऋषि केसरी, और जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसे व्यापारिक नियामक ढांचा भी बोला जाता है। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसके सिलेबस को अभी हम शेयर करते हैं आपके साथ। और ये सब्जेक्ट प्योर थ्योरी सब्जेक्ट है। इसमें कोई आपको न्यूमेरिकल के पार्ट नहीं रहेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट ही हैं सारे इस सब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही सिर्फ मिलेगा, सेकंड सेमेस्टर में इसको आप नहीं देखेंगी। आपको पता होगा, आपने एडमिशन लिया है तो पता होगा, इस कॉलेज में बीकॉम में सेमेस्टर सिस्टम चलता है। मीन्स 3 साल के बीकॉम में आपको 6 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो ये जो है पहला सेमेस्टर का पेपर है आपका, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, प्योर थ्योरी सब्जेक्ट है ये, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ना कि सिर्फ बीकॉम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑल्सो। क्योंकि हमने कई सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में देखा है, अगर आप बीकॉम करने के बाद आगे फ्यूचर में आप कभी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जाती हैं जिसमें बीकॉम से रिलेटेड क्वेश्चन आना है, तो उसमें मैंने देखा है कि ये बीआरएफ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कंपटीशन एग्ज़ाम में, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो ये सिर्फ आपके बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आगे फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, डिटेल में पढ़िएगा, और जितनी अच्छी हो सके उतने अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने का कोशिश करूँगा इस नए तरीके से, यूट्यूब के थ्रू। जो आपका सिलेबस है, ये देखिए आपके स्क्रीन पे आपका सिलेबस है। इसमें जो पहला यूनिट है वो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872, जिसके अंदर हमें कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित क्या क्या नियम है, कानून है, नेचर क्या है उसका, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट, कि वो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि वो कौन कौन से पर्सन हो सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट,
लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड वॉइड मीन्स कि एग्रीमेंट डिक्लेयर वॉइड मीन्स कि वैसे एग्रीमेंट जिसको गवर्नमेंट ने वैध, वॉइड अवैध माना है, जिसे सही नहीं माना है। यूनिट 2 में जो रहेगा परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीक़ों से पूरे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीक़ों से ख़त्म होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड यूनिट में रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ब्रीच ऑफ मीन्स होता है कि तोड़ना। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वो तोड़ता है तो सामने वाली पार्टी के पास क्या क्या उपाय, क्या क्या ऑप्शंस आ जाते हैं अपने लॉस को कवर करने के लिए, क्योंकि सामने वाली दूसरी पार्टी ने अगर धोखा दिया कॉन्ट्रैक्ट में तो सामने वाली पार्टी के पास क्या क्या उपाय रहते हैं उसको कवर अप करने के लिए अपने लॉस को। उसके बाद स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, कुछ खास तरीक़ों का कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी, गारंटी, बिलमेंट एंड प्लेज्ड। इंडेमनिटी के बारे में हम लोग जानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और फिर बिलमेंट एंड प्लेज क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और सेकंड यूनिट में जो लास्ट है एजेंसी, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। फिर जो यूनिट थर्ड है आपका वो है सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 के तहत फॉर्मेशन ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, गुड्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, प्राइस क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, वारंटीज़ क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड गुड्स। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड गुड्स मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ, जैसे कि एक बिल्डिंग किसी को हम बेचते हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। अपना मोबाइल किसी को देते हैं किसी और को यूज़ करने के लिए या उसे बेचते हैं किसी और को, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मीन्स अगर कोई सामान बेचने का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सेल बाई ऑक्शन। ऑक्शन मीन्स हो गया नीलामी, ये ऑक्शंस के थ्रू कैसे सामानों को बेचा जाता है। नेक्स्ट है थर्ड यूनिट का लास्ट पॉइंट हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज के बारे में आई थिंक मैक्सिमम लोग अपने बीकॉम के पहले भी हायर परचेज के बारे में अपने अकाउंट में आपने पढ़ा होगा, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के बच्चे। हायर परचेज नाम से एक चैप्टर होगा आपका जिसमें हम पूरा पैसा एक साथ नहीं देते हैं, कोई सामान ख़रीदते हैं और पूरा पैसा एक साथ नहीं देते हैं, कुछ किस्तों में इंस्टॉलमेंट में हम पेमेंट करते हैं उस सामान का जो हम परचेज़ करते हैं। और लास्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जिसका डेफिनेशन है फीचर्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। ये सारे प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक ये सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ही प्रकार हैं, टाइप्स हैं। इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ना है, जानना है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और चेक क्या होता है। होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में जानेंगे, सिलेबस जब आगे कंटिन्यू होगा तो इस बारे में डिटेल में बताएंगे आपको क्या होता है होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स।
डिसऑनर एंड डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। डिसऑनर मीन्स कि जैसे चेक आपको मिला, आप बैंक में गए और वो पैसा आपको ना मिले, बैंक वाला बोल दे कि इस अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है, जो आप चेक लाए हैं उस अकाउंट में पैसा नहीं है और उसका आपको बदले में कैश नहीं मिल सकता, तो इसको बोलते हैं डिसऑनर ऑफ चेक। मीन्स उस चेक के बदले आप उस चेक में लिखे गए तारीख पे आपको उस पैसा ना मिल पाए, तो इसको बोलते हैं डिसऑनर ऑफ चेक। और डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्या बोलते हैं कि जिस डेट पे उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे जो डेट लिखा हुआ है उस डेट पे उसका पैसा मिल जाना, या उसके ड्यू पीरियड में ही उसका पैसा मिल जाना, तो डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। डिस्चार्ज के और भी कई तरीके होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे सिलेबस में। तो इन सारे चीज़ों को जो आपने देखा, ये सब जो है चीज़ों को पढ़ना है आपको बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, जो कि ग्रुप बी पेपर 2 है आपका, ग्रुप बी का पेपर 2 है आपका। एक चीज़ और आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके कॉलेज के सिस्टम को। आपके कॉलेज में जो सिस्टम है बीकॉम का, आपके 6 सब्जेक्ट हैं। 6 सब्जेक्ट आपके 3 पार्ट में बटे हुए हैं। ग्रुप ए में 2 सब्जेक्ट हैं, ग्रुप बी में 2 सब्जेक्ट है और ग्रुप सी में 2 सब्जेक्ट हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बातों को। ग्रुप ए में 2 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट हैं पूरा बीकॉम में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में। ग्रुप ए में 2 सब्जेक्ट हैं, ग्रुप बी में 2 सब्जेक्ट हैं और ग्रुप सी में आपको 2 सब्जेक्ट हैं। तो जो आपका पासिंग क्राइटेरिया है ये ग्रुप वाइज देखा जाता है आपका। जैसे ग्रुप ए में आपके 2 सब्जेक्ट हैं, पेपर 1 पेपर 2, दोनों पेपर 100 नंबर के होते हैं। मीन्स आपके 6 पेपर जो हैं वो 100 नंबर के होते हैं। और ग्रुप ए के जो 2 सब्जेक्ट हैं पेपर 1 पेपर 2 वो दोनों भी 100 नंबर के होते हैं। इसी तरह ग्रुप बी में भी 2 पेपर हैं 100 नंबर के, ग्रुप सी में भी 100 नंबर के 2 पेपर हैं। तो आपको जो है आपके कॉलेज में देखा जाता है ग्रुप वाइज आप पास हैं कि नहीं हैं। जैसे ग्रुप ए में 2 पेपर हैं 100 नंबर के और 100 नंबर में पासिंग मार्क्स होता है 33। तो आप किसी वजह से ग्रुप ए के पेपर 1 में 33 मार्क्स नहीं ला पाई, सिर्फ आपके आए 30 मार्क्स, 30 नंबर ही लेकर आ पाई। ग्रुप ए के पेपर फर्स्ट में आपका आया 30 नंबर और ग्रुप ए के पेपर सेकंड में आ गया आपका 36 नंबर। फिर से सुनिए आप, ग्रुप ए के पेपर फर्स्ट में आया 30 नंबर 30 नंबर और ग्रुप ए के ही पेपर सेकंड में आया आपका 36 नंबर। तो आपको ग्रुप ए के पहले पेपर में फ़ेल नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप ग्रुप ए के सेकंड पेपर में 36 नंबर ले आई हैं, इसमें आपका 3 नंबर ज़्यादा है, तो आप दोनों मिला के ग्रुप ए में आपका हो गया पूरा 66 मार्क्स। तो इसलिए अब आप पास हैं। पासिंग मार्क्स 33 होता है। ग्रुप ए में 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। तो आपको जो पासिंग के लिए पेपर 1 में 33 नंबर चाहिए और पेपर 2 में भी 33 नंबर चाहिए, मीन्स कि 66 नंबर चाहिए आपको दोनों मिला के। तो अगर आपका किसी एक पेपर में 33 नंबर से कम आता है और दूसरे पेपर में नंबर ज़्यादा आता है, लेकिन दोनों पेपर मिला के ग्रुप ए के पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के, दोनों पेपर को नंबर मिला के अगर आपका 66 नंबर हो जाता है तो आपको माना जाएगा कि आप पास हैं। ये नहीं देखा जाएगा कि ग्रुप ए के पेपर 1 में आपका 30 नंबर आया या 20 नंबर आया, इससे मतलब नहीं है। बस ग्रुप ए के दोनों पेपर को मिला के अगर आपका 66 नंबर है तो आपको पास माना जाएगा। तो ये क्राइटेरिया है यहाँ पे पासिंग मार्क्स या आपके रिज़ल्ट को बनाने का। और भी बाकी डिटेल्स एग्ज़ाम के संबंधित, एग्ज़ाम में लिखने के संबंधित हम लोग क्लास में बात करते रहेंगे इसी तरीके से यूट्यूब पे। जो बच्चे हिंदी में हैं
पढ़ना चाहते हैं उन्हें हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा। हमारे सब्जेक्ट की बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। इस वीडियो के बाद हम आपको कुछ राइटर्स के नाम बता देंगे जिनकी बुक आप ले सकती हैं, परचेज़ कर सकती हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है वो सारी बुक्स। पेपर भी आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकती हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हों। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है इंट्रोडक्शन, और आपके सिलेबस के बारे में बातें